इमेजिन करो कि दो भाई हैं। दोनों भाइयों ने अपनी जर्नी एक ही घर से एक ही टाइम पे शुरू की। दोनों के पास सेम रिसोर्सेज थे, सेम कल्चर था और सेम चैलेंजेस भी थे। लेकिन आज 2025 में अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ इंडिया है जो इस वक्त 4 ट्रिलियन से बड़ी इकॉनमी बन चुका है और दुनिया की 4 बड़ी इकॉनमीज में गिना जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आज भी इकोनॉमिक क्राइसिस, डेट ट्रैप और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। आज इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुना यानी 10 टाइम्स बड़ी है और एक एवरेज इंडियन की इनकम एक एवरेज पाकिस्तानी से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक टाइम था जब पाकिस्तान बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। उस वक्त दुनिया के एक्सपर्ट ये मानते थे कि पाकिस्तान हर फील्ड में इंडिया को पीछे छोड़ देगा। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन से डिसीजन थे, वो कौन सी पॉलिसीज थी जिन्होंने इन दोनों मुल्कों की तकदीर बदल दी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल के साथ समझेंगे इस ग्रेट डाइवर्जेंस को। हम अक्सर ये समझते हैं कि पाकिस्तान शायद हमेशा से ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट 1947 से 1960 तक पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यानी हर इंसान की एवरेज कमाई इंडिया से काफी बेहतर थी। जहां 1960s में इंडिया की इकोनॉमी लाइसेंस राज और हैवी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर फंसी हुई थी, वहीं इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ओपन रखा। इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी उस वक्त इंडिया के कंपैरिजन में फास्ट ग्रो कर रही थी। इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी अपनाई। इंडियन गवर्नमेंट का मानना था कि वो सबसे पहले अपना बेस, अपना फाउंडेशन बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने हैवी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील प्लांट्स, आईआईटी और डैम्स वगैरह बनाने पे फोकस किया। यानी 1960s में इंडिया और पाकिस्तान की रेस बिल्कुल कछुआ और खरगोश की जैसी थी। आजादी के वक्त दोनों मुल्कों में फ्यूडलिज्म यानी जमींदारी सिस्टम था, जहां कुछ लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन थी, वहीं गरीब किसान सिर्फ मजदूर थे। इंडिया ने शुरू में ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए जिसमें फ्यूडलिज्म और जमींदारी को अबॉलिश कर दिया। इसका असर ये हुआ कि गांव में पावर स्ट्रक्चर टूट गया, जिसकी वजह से किसान इंडिपेंडेंट फील करने लगे। वो और ज्यादा मेहनत करने लगे क्योंकि अब उन्हें पता था कि वो इस जमीन के ऑनर बन सकते हैं। और इसने रूरल एरियाज में भी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया। वहीं पाकिस्तान में भी लैंड रिफॉर्म्स की बातें हुई जिसके इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर थे। पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ के लैंडलॉर्ड्स और वहाँ के जमींदार ही वहाँ के पॉलिटिशियन बन गए। इसके अलावा वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में भी यही फैमिलीज थी। सो वो कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ कुछ लैंड रिफॉर्म्स जैसी चीज हो। लैंड रिफॉर्म्स ना होने की वजह से पाकिस्तान की रूरल सोसाइटी और वहाँ का एग्रीकल्चर हमेशा एलीट के हाथ में रहा। यानी देश के 90% रिसोर्सेज पे बस कुछ गिने चुने लोगों का कंट्रोल था। सेम चीज वहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन के साथ हुई। वहाँ के लैंडलॉर्ड्स और जमींदार कभी नहीं चाहते थे कि एक आम इंसान पढ़ लिख कर कल उनके बराबर बन जाए और फिर उन्हें चैलेंज करे। वहीं इंडिया एक विशाल देश होने की वजह से यहाँ हेल्थ और एजुकेशन का ग्रोथ भले ही स्लो था, लेकिन इसका फाउंडेशन स्ट्रांग बन रहा था। 1960s पाकिस्तान के लिए गोल्डन डिकेड था, लेकिन 1970s उतना ही क्योटिक भी। 1971 की वार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। सबसे पहले तो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। इसका इमीडिएट इंपैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपना एक रिसोर्सफुल प्रोविंस खो दिया। वहीं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान आर्मी का रूल और रिज्ड हो गया। इसके बाद पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बस एक म्यूजिकल चेयर बनकर रह गई, जहां कभी आर्मी डिक्टेटरशिप के रूप में फ्रंट फुट पे आके रूल करती और कभी डीप स्टेट बनकर पीछे से। 1970s में जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी उन सबको गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से वहां के बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस और लूज हो गया। 1970s और 80s में इंडिया भी स्लो ग्रोथ रेट की वजह से परेशान था और इस 3.5% के स्लो ग्रोथ रेट को इकोनॉमिक्स अक्सर मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते थे। लेकिन पिछले डिकेड्स में इंडियन गवर्नमेंट ने जिस फाउंडेशन पे फोकस किया था उसके रिजल्ट्स अब दिखने लगे थे। अब इंडियन गवर्नमेंट के सेटअप किए गए इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स और डॉक्टर प्रोड्यूस करने लगे थे। इस दौरान सबसे बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों कंट्रीज में था और वो था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इमरजेंसी के कुछ सालों को छोड़कर इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम हमेशा स्टेबल रहा। 1971 की वार और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद भी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1980s में भी इंडिया से अच्छा रहा। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान तेजी से फॉरेन डेट ट्रैप में फंसता जा रहा था। उसकी इकोनॉमी अब फॉरेन एड और उधार पे चलना शुरू हो गई थी। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, जिसके बदले में पाकिस्तान को अच्छी खासी फाइनेंशियल हेल्प मिली। 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसका भी पाकिस्तान ने शुरू में बहुत अच्छा फायदा उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इंपोर्ट किए गए HYV सीड्स पर ही फोकस किया। वहीं इंडिया ने बाहर से सीड्स मंगाए, उनको यहाँ मॉडिफाई किया यहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से। बेटर इरिगेशन सिस्टम होने के बावजूद पाकिस्तान लॉन्ग रन में ग्रीन रेवोल्यूशन से वैसे फायदा नहीं उठा पाया जैसे इंडिया ने उठाया। इस दौरान पाकिस्तान ने सिर्फ सीड्स पे फोकस किया, वहीं इंडिया ने ICAR
और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप की। इसके अलावा किसानों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंडिया ने MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी स्कीम्स लॉन्च की। सरप्लस प्रोडक्शन को सही से यूटिलाइज करने के लिए इंडिया में स्टोरेज खोले गए, यानी किसी साल अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी जैसे कि ड्रॉट या फ्लड आने की वजह से फसल नहीं उग पाती या फसल कम होती है तो उस केस में इस बफर स्टॉक को यूज किया जा सके। 1990s के बाद इंडिया के पास और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती गई, वहीं पाकिस्तान की मुश्किलात लगातार बढ़ती गई। आज 2025 में भी पाकिस्तान में आटा और चीनी के क्राइसिस चल रहे हैं, यानी वहाँ आज भी आटा और चीनी के लिए भगदड़ मचती है, लोग लाइन में लगते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स न होने की वजह से पाकिस्तान आज भी रशिया और यूक्रेन से गेहूं जैसी बेसिक चीज इंपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन 1947 के कंपैरिजन में 4 गुना बढ़ चुकी है। वहीं इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 6 गुना बढ़ चुका है। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े व्हीट एंड राइस एक्सपोर्टर्स में से एक है। कोविड के टाइम पर इंडिया ने 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त में राशन दिया। ये तभी मुमकिन हुआ जब इंडिया के पास ह्यूज बफर स्टॉक मौजूद था। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक कंटिन्यूटी भी रही। इंडिया में रूलिंग पार्टीज तो बदलती रही, लेकिन यहाँ की मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज लगभग सेम रही। वहीं पाकिस्तान में हर नई आने वाली डिक्टेटरशिप और पपेट गवर्नमेंट वहां की इकोनॉमी का रीसेट बटन दबाती रही। यानी वहां जब भी आर्मी पावर में आई, उन्होंने पिछली पब्लिक गवर्नमेंट की डिसीजंस और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डस्टबिन में डाल दिया। जब अयूब खान डिक्टेटर बना तो उसने कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो आया जो सोशलिज्म और नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा था। फिर जियाउल हक लाया इस्लामाइजेशन, और फिर मुशर्रफ आया जो लिबरलिज्म को सपोर्ट करता था। अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान में आर्मी सिर्फ बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि वो हाउसिंग सोसाइटी से लेकर सीमेंट और कपड़ों से लेकर कॉर्नफ्लेक्स तक बेचती है, जिसे मिलिट्री कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। इसलिए पाकिस्तान में अगर कोई इंडिविजुअल कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसको आर्मी की परमिशन लेनी पड़ती है, या एटलीस्ट उसको आर्मी के साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं। वहीं इंडियन आर्मी ने वही काम किए जो एक प्रोफेशनल आर्मी करती है। इंडियन आर्मी ने कभी पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आर्मी के कंटिन्यूसली इंटरफेरेंस की वजह से वो एक डेवलपिंग स्टेट के बजाय एक सिक्योरिटी स्टेट बन गई, जिसका फोकस सिर्फ डिफेंस पे हो गया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आर्मी कितना कंट्रोल करती है वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उससे ज्यादा वो वहां की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप वहां से पैसा लूट कर वेस्टर्न मुल्कों में लेकर इन्वेस्ट करती है। वहां वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बड़े बड़े बिजनेस सेटअप करते हैं और फिर रिटायर्ड होने के बाद वो वहीं सेटल्ड हो जाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पिछले 75 ईयर्स के रूल में आज तक किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। 1991 ये वो साल है जिसने इंडियन इकोनॉमी की ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से बदल दी। इस साल इंडिया बैंकक्रप्ट होने के कगार पे था। इंडिया के पास उस वक्त सिर्फ इतना पैसा था कि वो जिसे 2 हफ्ते का ऑयल खरीद सकता था, और हालात ऐसे हो गए कि इंडिया को अपना गोल्ड रिजर्व गिरवी रखना पड़ा। लेकिन एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जिसे हम कहते हैं LPG रिफॉर्म्स। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला, लाइसेंस राज को खत्म करना। फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आकर बिजनेस करने की परमिशन मिली और IT सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट अप किया गया। LPG रिफॉर्म्स कोई आम रिफॉर्म्स नहीं थे। इन रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी को क्राइसिस से निकाला और फिर उस ट्रैक पे चढ़ाया जिसके चलते 2025 में इंडिया सिर्फ आज सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में गिना जाता है।